हिंदी पाठशाला के मंच पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है और हम आगामी जो वीडियो आते हैं उनके लिए और ज़्यादा मेहनत करते हैं। देखें, पिछले वीडियो में हमने आलोक धनवाजी द्वारा रचित पतंग कविता का पहला पद पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में पतंग कविता का जो शेष भाग बच गया है उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें, आज का हमारा जो दूसरा पद है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। सबसे पहले हम इसके शब्दार्थों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखें, ऊपर वाली जो लाइन है उस पे एक शब्द है कपास। कपास का मतलब होता है मुलायम या एक ऐसी भावना जिसमें बच्चा निडर हो जाता है। कहने का मतलब लगने का उसको डर नहीं होता है। इसके बाद में आगे देखें, पृथ्वी घूमती हुई आती है। यहाँ पे पृथ्वी का मानवीकरण हुआ है, यानी जब बच्चा इधर उधर भागता है तो यहाँ पे ऐसी कल्पना की गई है जैसे वो अपनी इस चहलकदमी से सारी पृथ्वी को नाप लेगा। आगे हैं उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। कहने का मतलब बच्चे जब खेल में लगे हुए रहते हैं तो वे बेसुध हो जाते हैं। कहने का मतलब खेल में पूरी तरह से मस्त हो जाते हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए। नरम का मतलब छत यहाँ पे कोई नरम नहीं होती है, छत तो कठोर ही होती है। लेकिन जब बच्चे दौड़ते हैं तो लगने की उन्हें परवाह नहीं होती है। कहने का मतलब ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके लिए छत है वो कोमल हो गई हो, मुलायम हो गई हो। आगे, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। या मृदंग का मतलब होता है युद्ध में बजने वाला एक बड़ा सा नगाड़ा होता है। उसकी ध्वनि दूर दूर तक जाती है लेकिन बहुत ही मधुरता के साथ वो बजता है। आगे देखें, जब वे पेंग भरते हैं, पेंग भरने का मतलब होता है झूला झूलना, झूला झूलना, झूला झूलना। इसके बाद में आगे हैं, देखें, डाल की तरह लचीले वेग से। लचीला वेग मतलब लचकीली चाल या लचीली गति। अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कहने का मतलब जब बच्चे खेलते हैं तो उनके जो रोमे होते हैं उनसे एक विशेष प्रकार का संगीत, कहने का मतलब एक काल्पनिक संगीत निकलता है और वही संगीत उनको गिरने से बचाता है। आगे लिखा है, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। कहने का मतलब यहाँ जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनका सारा का सारा ध्यान है वो पतंग की डोर में ही रहता है, पतंग पर ही रहता है। और वो जो ध्यान केंद्रित करने की उनकी जो ताकत होती है वही उन्हें बचाने का काम भी करती है। कहने का मतलब वो छत के खतरनाक किनारे पर जाते हैं फिर भी वो बच जाते हैं। देखिए इसकी व्याख्या क्या है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, यानी कि यहाँ कवि कह रहे हैं कि बच्चे जब जन्मते हैं या पैदा होते हैं तब उनके अंदर एक ऐसी शक्ति विद्यमान होती है। कहने का मतलब बच्चे हैं वो बचपन से ही मतलब निडर होते हैं। किसी भी प्रकार का खेल खेलते हैं, वो खतरनाक खेल खेलते हैं तो भी उन्हें लगने का डर नहीं होता है। कहने का मतलब ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह शक्ति वे बच्चे जन्म के साथ ही लेकर के पैदा हुए हों। आगे हैं, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यानी कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हुए छत पर इधर उधर दौड़ते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह अपनी इस चहलकदमी से सारी पृथ्वी को मापेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे कल्पना की है जैसे ये पृथ्वी है उनके पैरों के इर्द गिर्द घूम रही हो या पैरों का घूर्णन कर रही हो। आगे हैं,
जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए। कहने का मतलब बच्चे जब अपने खेल में रत रहते हैं तो वे गिरने से नहीं डरते हैं, एकदम खेल में मस्त हो जाते हैं, छतों को भी नरम बनाते हुए। कहने का मतलब छतों को नरम कैसे बनाएंगे, यानी कि जब वे दौड़ते हैं तो कठोर छत का भी उन्हें ज्ञान नहीं रहता है, जैसे छत उनके लिए कोमल बन गई हो। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं, यानी जब बच्चे इधर उधर दौड़ते हैं तो उनके पैरों से एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, यानी चहलकदमी करते हैं तो पैरों की आहट आती है ना, वही यहाँ पे मृदंग की आवाज बन गई है। कहने का मतलब जब बच्चे दौड़ते हैं तो उनके पैरों से मृदंग की भांति मधुर आवाज उत्पन्न हो जाती है। आगे है, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर यहाँ पे लिखा है कवि ने कि जब वो बच्चे पतंग उड़ाते हुए आगे पीछे होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो किसी डाली के लटक करके झूला झूल रहे हो। आगे है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि जब वो बच्चे पतंग उड़ाते हुए खतरनाक किनारों पर चले जाते हैं और उनका सारा का सारा ध्यान है वो पतंग की तरफ होता है, तब उनके शरीर के रोमों से निकलने वाली जो संगीत है वही उन्हें बचाने का काम करती है। आगे देखें, इसके शब्दार्थ इधर डाल दिए हैं मैंने। कपास का मतलब है कोमल और नरम अनुभूति, बेसुध मस्त है। मृदंग एक ढोल जैसा वाद्य यंत्र होता है, और पेंग भरना का मतलब झूला झूलना है। डाल यानी शाखा है, पेड़ों की डालियां। और लचीला वेग यानी लचकीली चाल या लचीली गति। अक्सर का मतलब प्राय होता है, और रोमांचित यानी कि खुश या पुलकित। महज का मतलब केवल या सिर्फ। आगे देखें, आप इसका संदर्भ और प्रसंग यहां से कर देंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। फिर इसकी व्याख्या इधर दे दी है। कवि कहता है कि बच्चों का शरीर कोमल होता है, वे ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की नरमी और लोज आदि लेकर पैदा हुए हों। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित होती है। वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं। दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती, उनके पैरों से छतें भी नरम हो जाती है। उनकी पदचापों से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब बच्चे दौड़ते हैं तो पैरों की आहट की आवाज आती है जो मृदंग की भांति हो गई है। आगे देखिए, वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते हैं। उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है। पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं। यहाँ उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आता है, अपितु उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उनकी उड़ान और ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो। आगे देखें, इसमें विशेष क्या है। कवि ने बच्चों की चेष्टाओं का मनोहारी वर्णन किया। यहाँ पे मानवीकरण, अनुप्रास और उपमा आदि अलंकार यहाँ पे प्रयुक्त हुए हैं। आपको बता दें, मानवीकरण जैसे कि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास, तो यहाँ पे मानवीकरण हुआ है। आगे है देखें, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाना है, यहाँ पे भी मानवीकरण है। और जब वो पेंग भरते हैं तो डाल की तरह लचीले वेग से, तो यहाँ पे डाली का वेग है। आगे देखें, जब वो पतंग उड़ाते हैं तो उन्हें डोर थाम लेती है, तो यहाँ पे भी मानवीकरण हुआ है। इसके बाद में देखो, इसमें उपमा है। उपमा अलंकार में देखें आप, छतों को भी नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं। देखें, यहाँ पे जो पैरों की आवाज है वो मृदंग की भांति लग रही है, इसलिए इस पंक्ति में आपके उपमा अलंकार है। फिर आगे देखें, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। इसके बाद में देखें, यहाँ पे एक पंक्ति आई है, डाल की तरह लचीले वेग से, तो यहाँ पे भी तुलना की हुई है। तो यहाँ पर भी आपके इस पंक्ति में उपमा अलंकार हो रहा है। इसके साथ ही जिधर वर्णों की आवृत्ति हो रही है वह अनुप्रास अलंकार है।
आगे देखें और क्या विशेष है इसके अंदर। खड़ी बोली हिंदी है और मिश्रित शब्दावली है और पतंग को कल्पना के रूप में चित्रित किया गया है। इसके सवाल यहाँ लिख दिए गए हैं। पृथ्वी बच्चों के बेचैन पैरों के पास कैसे आती है। तो आपने देखा होगा पृथ्वी बच्चों के बेचैन पैरों के पास इस तरह आती है मानो वे अपना पूरा चक्र करके आ रही है। इसके बाद में आगे देखें, छतों को नरम बनाने से कवि का क्या आशय है। तो छतों को नरम बनाने से कवि का आशय है कि बच्चे छत पर ऐसी तेजी से और बेफिक्री से दौड़ते हैं मानो किसी नरम और मुलायम स्थान पर दौड़ रहे हों, जहां गिरने से उन्हें चोट नहीं लगेगी या चोट लगने का खतरा नहीं होता है। आगे अगला सवाल है, बच्चों की पेंग भरने की तुलना के पीछे कवि की क्या कल्पना रही होगी। तो यहाँ पे पेंग भरने से ये बच्चों की तुलना है यहाँ पे, यानी कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हुए आगे पीछे घूम रहे होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो लचीली डाल को पकड़ करके झूला झूल रहे हों। इसके बाद में आगे लिखा है, अगला सवाल है, इन पंक्तियों में कवि ने पतंग उड़ाते बच्चों की तीव्र गतिशीलता व चंचलता, यहाँ पे अनुस्वार नहीं लगा, चंचलता का वर्णन किस प्रकार किया है। तो देखें यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने पतंग उड़ाते बच्चों की तीव्र गतिशीलता का वर्णन पृथ्वी के घूमने के माध्यम से और बच्चों की चंचलता का वर्णन डाल पर झूला झूलने से किया है। चलें अगला पद तीसरा, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। यहाँ पतंगों के सहारे कहने का मतलब बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो वो भी कल्पनाओं में उड़ने लग जाते हैं। यहाँ पे देखो रंध्र शब्द आया, रंध्र का मतलब होता है रोंवे या छिद्र। इसके बाद में आगे है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। सुनहले मतलब सुनहरा। आगे है, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। देखें इसकी व्याख्या, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। कवि यहाँ वर्णन कर रहा है कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनका सारा का सारा ध्यान पतंग में होता है और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पतंग के साथ वे भी काल्पनिक आकाश में उड़ रहे हों। फिर आगे हैं, अपने रंध्रों के सहारे अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से। और कहने का मतलब यूं तो बच्चे पतंग उड़ाते समय गिरते नहीं हैं, लेकिन फिर भी जब वे गिर जाते हैं और फिर उससे बच जाते हैं तो उनमें निडरता का भाव आ जाता है और भी वो निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। कहने का मतलब जब बच्चे गिरकर बच जाते हैं तो वो निडर हो जाते हैं और उनके अंदर सुनहरे सूरज की भांति तेज व्याप्त हो जाता है और वो फिर से समस्याओं का सामना करने के लिए, यूं कहे कि फिर से जो बच्चे अन्य बच्चे खेल रहे होते हैं उनके खेल में वो शामिल हो जाते हैं और पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है। कहने का मतलब फिर वो बच जाते हैं, तब अधिक जोश के साथ में अपने खेल में फिर से लग जाते हैं और तब उनके उस तेज गति से ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो सारी पृथ्वी को माप लेंगे। इसके बाद में यहाँ से प्रसंग और संदर्भ आप करेंगे। इसके बाद में व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कर लेंगे। अब देखिए इसमें विशेष क्या है, बच्चे खतरों का सामना करके और भी साहसी बनते हैं, इस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और ये स्वाभाविक है। इसमें मुक्तक छंद का प्रयोग हुआ है और मानवीकरण, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ है। मानवीकरण आपने देखा इधर फिर से जो अंतिम पंक्ति है, पृथ्वी और भी तेज घूमती है, तो यहाँ पे मानवीकरण है। और पतंगों के साथ साथ, तो यहाँ पे जो पतंगों के साथ साथ शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो रहा है और जिधर वर्णों की आवृत्ति हो रही है वहां अनुप्रास है।
खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, दृश्य बिंब और भाषा में लाक्षणिकता। आगे देखें इस पद के जो प्रश्न हैं। सुनहले सूरज के सामने आने से कवि का क्या आशय है? तो आप देखें, सुनहले सूरज के सामने आने का आशय है सूरज के समान तेज में होकर क्रियाशील होना तथा बाल सुलभ क्रियाओं जैसे खेलना कूदना है, उद्यम मचाना है, भागना दौड़ना है, इन सब क्रियाओं में फिर से लग जाना। इसके बाद में दूसरा सवाल है, गिरकर बचने पर बच्चों में क्या प्रतिक्रिया होती है? तो गिरकर जब बच्चे बच जाते हैं तब वो निर्भय हो जाते हैं। कहने का मतलब उनका भय है वो समाप्त हो जाता है, वो पूरे निडर हो जाते हैं और अब वो तपते हुए सूरज के सामने आने से घबराते नहीं हैं। कहने का मतलब वे कष्टों का सामना करने, निडरतापूर्वक कष्टों का सामना करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसके बाद में देखें अगला सवाल है, पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है? तो यहाँ पे सीधी सी बात है, बच्चे एक जगह पर नहीं टिक सकते हैं, वो इधर उधर चलने के लिए उतावले रहते हैं, इसी वजह से यहाँ पैरों को बेचैन कहा गया है। आगे देखें, पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, इसका आशय स्पष्ट करना है। तो इसमें है पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं का आशय है कि बच्चे खुद भी पतंगों के सारे कल्पना के आकाश में पतंगों जैसी ही ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। जिस प्रकार पतंगे ऊपर नीचे उड़ती हैं उसी प्रकार उनकी कल्पनाएं भी ऊंची नीची उड़ान भरती है जो मन की डोरी से बंधी होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।